बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। कहानी बिल्कुल उसी तरतीब से अनफोल्ड हो रही है जिसके हवाले से अदील सरफराज ने भी प्रोडिक्शन की थी, मैंने भी प्रोडिक्शन की थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने, मेरा ये ख्याल है कि अब तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। एक ही रास्ता बचा है। जुमेरात शाम 6:15 तक शायद कोई तवक्को थी, कोई उम्मीद थी, दरमियानी रास्ते भी मौजूद थे, लेफ़्ट राइट वाले रास्ते भी मौजूद थे, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका हुक्मनामा सामने आने के बाद 3 रुकनी बेंच का अब मामलात किस जानिब जाएंगे, इस वीडियो में आपके सामने ये भी रखेंगे कि जो हुक्मनामा जारी किया गया, जिसको होल्ड किया गया था 27 अप्रैल को, 4 मई को वो फ़ैसला जारी होता है और उस फैसले में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मानी खेज़ पैराग्राफ कौन सा है जिसको पढ़कर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि किस किस्म का मंजरनामा बनेगा। हुकूमत क्या तैयारी कर रही है, तहरीक इंसाफ क्या तैयारी कर रही है, कुछ मैं गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका, कुछ मज़ीद उसमें डेवलपमेंट है। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा उसके हवाले से टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो बात करेंगे। अदील सरफराज साहब, आपने कल यहाँ पर वीडियो में मेरे साथ यहीं पर बैठकर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, आपने ये बताया कि आज हुक्मनामा, मैंने कहा कि आ जाएगा, आपने कहा आ जाएगा आज। जवाब जमा हो गया है। ये भी चांस था कि आज हुकूमत की तरफ से भी प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा हो जाती कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए और क्यों नाकाम हो गए। अब ज़रा बताएं कि फिर एक कॉज लिस्ट भी आ गई है, वो कॉज लिस्ट पहले बताएं कि जुमे के दिन क्या हो रहा है। सर, अब कल जुमे के रोज़ इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस है और जो एक ही रोज़ मुल्क भर में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त है सरदार काशिफ खान की, उसको अदालत ने दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और ये उसी ज़मन में है जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था, इसी पिटीशन के बाद हुआ था, इसी केस में हुआ था। और तमाम फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक हुए थे कि एक ही रोज़ इंतखाबात होने चाहिए। और अब सियासी जमातों ने यह फ़ैसला किया है कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए सियासतदान आपस में इस मामले को हल करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वेलकम किया था उनकी इस ऑब्ज़र्वेशन को, और ये कहा था कि हम आपको डायरेक्शंस नहीं दे रहे, ना आपको हुक्म दे रहे हैं, अगर आप अपने तौर पर ये कर रहे हैं तो हम उसको खुशाइन कहते हैं। और उन्होंने अपने फ़ैसले को भी इंटैक्ट रहने का कहा था, रखने का कहा था, मगर वो सिर्फ़ एक ज़बानी हुक्म था, ज़बानी रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशंस थे, हुक्म भी नहीं था। अदालत ने यह कहा था कि हम अपना जो हुक्मनामा है, मुनासिब हुक्मनामा, वो कुछ देर में जारी कर देंगे। वो कुछ देर, फिर कुछ घंटों में तब्दील हुई, फिर कुछ घंटे कुछ दिन में तब्दील हुए, और फिर कई दिन के बाद इवेंचुअली जब ये पता चल गया कि मुज़ाकरात की जो वो हांडी है वो लट गई है, बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र, इन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इन 3-4 बातों पे हमारा इत्तफ़ाक हो गया था, लेकिन इलेक्शन के लिए तमाम असम्बलियाँ तहलील करने के लिए तारीख़ पर इत्तफ़ाक नहीं हुआ। हम 14 मई कह रहे थे, हुकूमत नहीं मानी, जिसका मतलब, और जिसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि ये, क्योंकि कल डेवलपमेंट हो चुकी थी, एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 3 सफ़ात का कुल हुक्मनामा है और ऑर्डर जो है वो इसमें सिर्फ 2 सफ़ात पर मौजूद है। ये ऑर्डर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस ऑर्डर में बल्कि मैं चाहूँगा कि अदील सरफराज साहब आप ज़रा बताएं, फिर मैं इसका जो असल लास्ट फ्यू लाइन्स हैं आई रीड देम आउट, ज़रा बताएं कि इस ऑर्डर में क्या है। इस ऑर्डर में पहले तो अदालत ने वही कुछ रिप्रोड्यूस किया है जो उस रोज़ कमरा अदालत में हुआ, और कुछ जो अहम फ़रीक़ हैं उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया, उसको अदालत ने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है तहरीरी शक्ल में। और उसके बाद अदालत ये कह रही है कि जो सियासतदान हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, ये खुशाइन बात है कि इन तमाम लोगों ने ये फ़ैसला किया है मुतफ़िक़ा तौर पे कि मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है, जो बहरान है सियासी, उसको हल करने के लिए सब एक मेज़ पर इकट्ठा होंगे, मुज़ाकरात करेंगे। और ये बात काफ़ी खुशाइंद है। तहम हमने किसी को कोई डायरेक्शंस नहीं दी, ना हमने कोई फ़ैसला किया, सब लोगों ने वॉलंटरीली ये फ़ैसला किया है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। बहरहाल, और अब यहाँ पर अदील सरफराज साहब, जो सबसे अहम बात है इस हुक्मनामे की, जो मैं समझता हूँ कि सबसे अहम है, सबसे मीनिंगफुल है और सबसे इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प भी है, वो ये कि ये जो हुक्मनामा है, अंडरस्टैंड दिस, ये 27 तारीख़ का है, 27 अप्रैल तक का। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ये जो बेंच है, ये बेंच ये जुमला लिखता। इन्होंने जो अदील सरफराज ने चीज़ें बताई, ये लिखने के बाद इसके आखिर में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आखिरी बात असल बात है, वो डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस टू द नेशनल असम्बली एंड द 4 प्रोविंशियल असम्बलीज़ के वो तय नहीं हुई, नाकाम हो गए मुज़ाकरात।
اٹ واز اچھا نہیں یہ ناکام نہیں ہو گئے, وہ مذاکرات کی ڈائریکشن دی. اٹ واز میڈ کلیئر بائی دا کورٹ دیٹ دا ٹاکس اینڈ نیگوسیشنز بٹوین دا ٹو سائڈز ور انٹائرلی ٹو بی دیئر اون ایفرٹ, جو عدیل نے بتایا, وداؤٹ اینی ڈائریکشن اور آرڈر آف دا کورٹ ان دس ریگارڈ اینڈ ان اینی مینر. It was also made clear that the order of 4/4/2023 یعنی کہ 4 اپریل 2023 کا جو فیصلہ تھا ان کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 5 آف 2023 remained unchanged, یعنی کہ 14 مئی کو انتخابات کروانے کا 4 اپریل 2023 کا فیصلہ unchanged ہے, تبدیل نہیں ہوا. اور یہاں پر لکھا گیا adjourned to a date to be fixed later, کہ اس معاملے کو ملتوی کیا جاتا ہے آئندہ ایک سماعت کے لیے. لیکن آئندہ ایک سماعت کے لیے بہت انتظار نہیں ہمیں کرنا پڑا. میں عدیل سرفراز صاحب کو فون کر رہا تھا, یہ ایک جگہ دوستوں کے ساتھ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور عین اسی وقت یعنی کہ اس کے آنے کے کچھ ہی وقت کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیصلہ آ گیا. اس میں ایک دلچسپ پہلو آپ کو بتاتا ہوں. یہ آرڈر آیا ہے 6:15 جو خبر میں نے بریک کی تھی اپنے چینل پر کہ اس کیس کو عدالت نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے, کوٹنگ سورسز, وہ تقریباً اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے. آپ نے اس میں ویڈیو بھی کیا؟ میں نے ویڈیو بھی کیا. اب یہ دیکھیں کہ عدالت جو کہہ رہی ہے کہ ول بی فکسڈ لیٹر, یہ آرڈر جو ہے مطلب آج نہیں لکھا گیا. یہ آرڈر ہفتے کے روز لکھ لیا گیا تھا اور اس کو رکھا گیا تھا. اور اس کے اندر جو ایک پرٹیکولر لائن ہے نا جو آپ مینشن کر رہے ہیں, شاید اسی کو واضح کرنے کے لیے اتنا انتظار کیا گیا. اور جب یہ تمام سر صورتحال ریمین انچینجڈ 14 مئی, اب ہمارے سامنے منظرنامہ یہ ہے کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 9 کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا, جس میں سردار کاشف خان کی پلی یہ تھی کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے, جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 5/2023 جو سبدین خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان ہے, جس میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں, جس میں دیگر کانسٹیٹیوشن پٹیشنز بھی ہیں, اور آرٹیکل 184(3) سو موٹو والا معاملہ وہ بھی ہے, یہ سارا کلب ہوا ہوا ہے. وہ تھا جس کے تحت 14 مئی کو الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا. اب لگتا یہ ہے کہ جمعے کے روز اس کو نمٹا دیا جائے گا. اسی طرح کیونکہ شاہ محمود قریشی لکھ کے دے چکے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کریں, ہمارا معاملہ, اور انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نمٹا دیں اس معاملے کو. اب یہ نمٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ چلے جائیں گے واپس کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 5 پہ, جس میں پروگرس یہ ہے کہ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ملنے تھے. آخری ڈیڈ لائن تھی 27 اپریل تک وہ پیسے نہیں ملے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا گیم ہوئی تھی ساری. اب کیا لائکلی ہے کہ جو ایک پٹیشن نمبر 5 ہے وہ کب تک, اور یہ بھی بتا دیں جو آپ بتا رہے ہیں. ابھی مین جو چیز اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ ہے پی ڈی ایم کی ایک نئی چال آپ کہہ لیں, یا ان کی ایک نئی تھیوری ہے. جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اے جی نے بتایا, اٹارنی جنرل آف پاکستان نے, کہ وہ آج رپلائی فائل کریں گے جمعرات کے روز, مگر انہوں نے آج رپلائی فائل نہیں کیا. مجھے اب سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اب حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کل یعنی جمعے کے روز, تاکہ یہ مزید التباہ کا شکار ہو جائے. بالکل. اور دوسری چیز اس میں یہ باندھنے کے لیے ہاتھ پی ٹی آئی کے بھی اور سپریم کورٹ کو بھی مجبور کرنے کے لیے کہ اب بھی پروسیس جو ہے اس کو کنٹینیو رکھا جائے, جو مذاکرات کا عمل ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے گزشتہ روز بھی ہم نے ویڈیو میں یہی بات بولی تھی کہ جو پی ڈی ایم کے لوگ تھے یا حکومتی جو لوگ تھے کمیٹی کے, جب وہ باہر نکلے پارلیمان میں اس روز, تو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سب اچھا ہے, مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں. ایک دو پہلو ہیں جن پر اتفاق نہیں ہو سکا, ادروائز تمام پہلوؤں پر اتفاق ہو چکا ہے. وہ یہی مدعا عدالت کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اور پریزنٹیبل طریقے سے عدالت کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ابھی بھی بال جو ہے وہ پارلیمان کے. اب دیکھیں کافی مشکل سے یہاں پر ایک فرق ہے, وہ فرق یہ ہے عدیل سرفراز کہ اس وقت کے دوران جب یہ مذاکرات کا معاملہ شروع ہوا, اس سے جمعے کے دن جب حکومت جو ہے وہ لائکلی ہے کہ وہ جمع کرا دے گی, ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دے کہ ہم ایک اور معاملے کے اوپر مزید ڈیٹ کے لیے اتفاق کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس دوران حکومت ہر وہ قدم اٹھا چکی ہے جس سے سپریم کورٹ کو یہ پیغام گیا ہے کہ دے آر ناٹ ٹیکنگ یو سیریسلی.
वी डू नॉट टेक यू सीरियसली। इन्होंने कह दिया हम 3 जजेस को नहीं मानते, हम 3 का बेंच नहीं मानते, हम 3-2 का फैसला नहीं मानते, हम 4-3 के साथ खड़े हैं। राना सनाउल्लाह साहब नदीम मलिक के प्रोग्राम में समा में बैठकर ये कहते हैं कि ये हमारे बका की जंग है, और इस जंग में जब बका की जंग लड़ी जाती है उसका हक हासिल होता है, और बका की जंग में फिर हर वो हथियार इस्तेमाल होता है जो किसी के पास मैं कोट अनकोट गुज़श्ता रहा, उन्होंने कहा कि हर वो हथियार इस्तेमाल होता है जो किसी भी को भी अवेलेबल होता है। तो जो हमारे पास है हम वो हथियार इस्तेमाल करेंगे, जो दूसरों के पास है वो हथियार इस्तेमाल करेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि चीफ़ जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी थे, जब उनसे सवाल हुआ उन्होंने कहा वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल हुए थे। अगर एक चीफ़ जस्टिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल हो सकता है तो एक चीफ़ जस्टिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए उसकी मैं उनकी लाइल्मी और कम इल्मी पे किया जा सकता है। दिस इज सोच ही कर सकता हूँ, क्योंकि वो देखें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए मुशर्रफ साहब को हटाया गया और इन्हीं की हुकूमत, इन्हीं की पार्टी, ये सब आए थे इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़े हुए थे कि ये ज़्यादती हुई है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी, और आज उसी को ये जवाब बनाकर एक मौजूदा चीफ जस्टिस को हटाने की बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, बुलाया गया था रावलपिंडी, आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुलाकात की, उस वक्त के DGI अशफाक परवेज़ कियानी बैठे हुए थे। इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उनको बताया गया वो सुमेरा मलिक वाला मामला और आपके बेटे का अरसलान इफ्तिखार का और फ़लाँ वो 2-4 मामलात बता के परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि आर्टिकल 209 के तहत जो है वो आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया जाएगा, नहीं तो आप इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार किया। बल्कि इसमें कहानी फिर कुछ लोग ये भी बताते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ये कहकर कराची के लिए रवाना हो गए। DGI जनरल अशफाक परवेज़ कियानी वहाँ पर मौजूद थे और इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने चाय इकट्ठी पी। उस दौरान उनको ये कहा गया कि आप जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। चाय का कप भी शायद कियानी साहब ने पेश किया, ने बना के दिया था, तो वो ये बताया जाता है। लेकिन फिर वो जो है वो डट गए, उन्होंने कहा जनाब मैं तो नहीं करता। फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए उनको रिपोज किया गया था, उनको जो है वो हटाया गया था उहदे से। उसके बाद ये सारी बहाली की तहरीक, ऑब्वियसली सबको मालूम है वकला तहरीक किसके वो सब कुछ चला। तो अब यहाँ पर जो स्कीम ऑफ थिंग्स जो है वो जिस तरीके से है कि हुकूमत ने कहा कि जनाब हम तो ऐसी की तैसी कर देंगे, हमारे पास बड़े कार्ड्स हैं, हमारे पास बड़े पत्ते हैं, हम डट जाएंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म नहीं देंगे, हम अपने ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को। इस सारे मामले में एक बात तय है कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 5 उसके फ़ैसले पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के नहीं हुआ। रास्ते तमाम बंद कर दिए, चीफ जस्टिस ने अपना रास्ता भी बंद कर दिया, अपने लिए भी एक ही रास्ता खोला है कि अब 9 के बाद 5 नंबर को उठाना पड़ेगा। उसमें क्योंकि फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो अब नोटिस जारी करने पड़ेंगे। आर्टिकल 204 से कैसे आई डू नॉट अंडरस्टैंड सर, ऑप्टिक्स के बचा जा सके, तौहीन अदालत ना लगाएं आप। सर ऑप्टिक्स बड़े अजीब से हो गए ना। आप देखें कि आपको सिक्योरिटी इदारे कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे हाथ खड़े हैं, हुकूमत तो वैसे ही माशाल्लाह। अब आप दूसरी तरफ आज कुछ वाक़यात हुए हैं, दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए हैं, कत्लेआम हुआ है, पारा चनार में हमारे कुछ फ़ौजी भी शहीद हुए हैं। अब आप उस तमाम तर सिनेरियो को जब कल जजेस बैठेंगे इस तमाम तर इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखते हुए, तो उनको ये भी मालूम है कि अगर आज हम इंतखाबात का ऑर्डर दे देते हैं और कल खुदा नख्वास्ता इंतखाबात में कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ नाखुशगवार, तो तमाम तर ओनस भी उन्हीं जजेस पे आएगा जिन्होंने इंतखाबात का कहा होगा। तो अब उनके ऊपर ज़िम्मेदारी काफ़ी भारी आ गई है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ उन्होंने ये पंगा लिया है। अलबत्ता इस सारे मामले में एक पहलू बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि एक रिव्यू पिटीशन इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डाल दी कि आप अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी करें जिस पे आपने कहा था कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं। अब वो रिव्यू उसको मेंटेनेबल समझा जाता है, उसको लिया जाता है, उसको लेकिन वो जवाज़ तो बन चुका है ना। हाँ, अदालत को अपना फैसला तब्दील करने के लिए जवाज़ तो अब आ गया है लीगली। सुप्रीम कोर्ट पहले कुछ नहीं कर सकती थी, अपने फैसले को रिकॉल नहीं कर सकती थी अनटिल एंड अनलेस वो फैसला चैलेंज होता। अब वो भी एक आप कह सकते हैं चीज़ आ चुकी है। लेकिन रास्ता इस वक्त फ़िलहाल एक ही नज़र आ रहा है, वो है तसादुम का। मौजूद होंगे, अदील भी मौजूद होंगे, आई विल ऑल्सो ट्राई, आई विल बी देयर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल सुबह 11:30 बजे इंतज़ार कीजिएगा, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ होता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे इंडिया के हवाले से गुफ्तगू और कुछ फैक्ट्स, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं वहाँ पर। जो
بلاول صاحب نے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے ہے کہ انہوں نے وہاں پر باقاعدہ پاکستان کو ایک اس کی آپٹکس جو ہم نے دیکھی ہے اس دورے کے دوران، اس نے باقاعدہ پاکستان کو بے عزت کروایا. اس کے حوالے سے کچھ تفصیل میں سامنے رکھوں گا آپ کے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کرامت مغل کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.